दोस्तों 65 वर्षों से चला आ रहा दुनिया का सबसे सफल माने जाने वाला जल समझौता सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी आज खतरे में आ गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 23 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और इस वजह से हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और भारत ने इसको सस्पेंड क्यों किया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सामने उसकी सबसे मूलभूत प्रॉब्लम जो थी वो थी पानी की समस्या या फिर पानी की प्रॉब्लम। क्योंकि पानी के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स रहा है सिंधु नदी, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से पैदा होती है और वहां से होती हुई भारत जाती है और भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वो अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसका अर्थ यह है कि सिंधु नदी और उसमें मिलने वाली सहायक नदियां पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी रिवर सिस्टम का काम करती हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधु रिवर सिस्टम में लगभग 6 नदियां हैं, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी शामिल है। और इस रास्ते को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर पानी जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बहकर ही पाकिस्तान पहुंचता है। ऐसे में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत से झगड़े होने लगे कि ये जो पानी है किस तरह बांटा जाए, कितना किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें होने लगी। लगभग 9 साल तक ये झगड़े चले और फाइनली 9 साल के बाद वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक बीच में आया और उसने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता कराया, जिसको हम सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में 1960 में सिग्नेचर किए और फाइनली 1960 को ये जो फैसला है, ये जो समझौता है, ये प्रभावी हुआ यानी हरकत में आया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान में 1965 में एक जंग हुई, 1971 में जंग हुई, 1999 में जंग हुई और साथ ही कई बार तनावपूर्ण स्थितियां बनी। उसके बावजूद भी ये ट्रीटी या समझौता सरवाइव कर गया और 65 सालों तक चलता रहा। तो अब समझ लेते हैं कि ये समझौता है क्या। इस समझौते में 6 नदियों को 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। एक भाग था पूर्वी नदियों का यानी कि ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज आती हैं और इन तीनों पर भारत का अधिकार कर दिया गया। यानी कि इन तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत अपने हिसाब से कर सकता है, सिंचाई कर सकता है, बिजली पैदा कर सकता है और साथ ही मछली पालन भी कर सकता है और जो भी काम में इस्तेमाल लेना चाहे वो कर सकता है। वहीं जो दूसरा हिस्सा था वो था पश्चिमी नदियों का यानी कि वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें सिंधु यानी कि इंडस नदी, इसके अलावा झेलम और चिनाब नदी शामिल है। इन तीनों नदियों का ज्यादातर पानी जो था वो पाकिस्तान को दिया गया और भारत के जो अधिकार थे इन नदियों पे बहुत ज्यादा सीमित कर दिए गए। यानी भारत को सिर्फ कुछ एक चीजें करने की इजाजत थी, जैसे कि भारत इससे थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकता था, जल विद्युत पैदा कर सकता था या फिर नौवहन कर सकता था, मतलब नौकायन कर सकता था इसके अंदर, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर। ज्यादा पानी भारत इसके अंदर से निकाल नहीं सकता था। अगर आप इस समझौते के कोर को समझने की कोशिश करें, मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश करें, तो वो ये है कि पाकिस्तान को इस बात का डर था कि भारत के जो राज्य जहां से सिंधु नदी बह के आ रही है वो राज्य थोड़े से ऊंचे हैं और भारत कभी भी चाहे तो इस पानी को रोक सकता है, तो पानी की आपूर्ति रुक जाएगी। लगभग 61% आबादी जो है पाकिस्तान की वो इस पानी पर डिपेंड करती है, तो ऐसे में पानी की किल्लत हो जाएगी। इस डर को रोकने के लिए ही भारत के जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, उनको सीमित कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था। थोड़ा और ढंग से समझो तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जिस बहाव से पानी बह के आ रहा है सिंधु नदी के अंदर, झेलम नदी के अंदर और चिनाब नदी के अंदर, वो बहाव नहीं कम होना चाहिए, मतलब उसी बहाव के साथ पानी आना चाहिए। अगर आप इस नदी के ऊपर बांध बनाना चाहते हैं, डैम बनाना चाहते हैं और विद्युत पैदा करना चाहते हैं यानी बिजली, तो ऐसे में आप रन ऑफ द रिवर परियोजना बनाएंगे। ध्यान से समझना, रन ऑफ द रिवर परियोजना। इसमें क्या होता है कि जैसे नदी बह रही है और इस नदी का बहाव बहुत तेज है और आप इसके ऊपर एक डैम बनाना चाहते हो जिससे कि जल विद्युत पैदा हो जाए, तो जल विद्युत पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए आप पीछे एक जलाशय का निर्माण करते हो। उस जलाशय के अंदर पानी जमा हो जाता है और उस पानी के फ्लो से ही आप टरबाइन घुमा के बिजली पैदा करते हो। पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ये जलाशय नहीं बना सकते। जलाशय अगर आपने बना लिया तो पानी जो है आपके पास जमा हो जाएगा। पानी अगर जमा हो गया तो बहाव कम हो जाएगा, बहाव कम हो गया तो पानी कम हो जाएगा और इससे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो भारत को सिर्फ ये कहा है कि चलती हुई नदी से आप अगर बिजली बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन पीछे जलाशय नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप अपने परियोजना को या डैम को ऐसे डिज़ाइन करो कि चलती हुई नदी से ही बिजली बन जाए। इसके लिए पानी को रोकना ना पड़े।
बेसिकली भारत जो है इन नदियों का पानी को स्टोर नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। फिर भी अगर भारत थोड़ा बहुत पानी रोकता है तो उसकी एक लिमिट है, लगभग 3.6 मिलियन एकड़ फुट। ध्यान से समझ लो, 3.6 मिलियन एकड़ फुट इस पानी को आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और इस पानी से आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगभग 13.4 लाख एकड़ की सिंचाई विकसित कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में लगभग 6.42 लाख एकड़ सिंचाई क्षेत्र वहां पे विकसित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये पानी बहुत कम है। इस बीच अगर भारत कोई ऐसी योजना बना देता है जिसके अंदर जल जो है स्टोर हो रहा है, पानी जो है स्टोर हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो भारत के ऊपर आपत्ति उठा सकता है, सवाल उठा सकता है और भारत को कोर्ट में लेके जा सकता है। ऐसी ही 2-3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिस पर पाकिस्तान पहले आपत्ति उठा चुका है, जिसमें आता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि ये जो परियोजना थी चेनाब नदी के ऊपर थी। उनका कहना ये था कि अगर आप चेनाब पे ये परियोजना बनाओगे तो चेनाब का बहाव कम हो जाएगा। इस चक्कर में आपत्ति उठाई गई और शिकायत दर्ज की गई। हालांकि भारत ने डिज़ाइन में थोड़े से संशोधन किए और परियोजना 1987 में पूरी हो गई। इसी तरह आता है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अंदर बनाई जानी थी। मैं आपको बता दूं कि ये किशन गंगा नदी के ऊपर बनाने वाला बांध था। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम नदी की। पाकिस्तान का दावा ये था कि अगर आप किशन गंगा नदी पे ये डैम बनाते हो, परियोजना बनाते हो, तो इससे झेलम नदी का पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी को आप यहाँ पे स्टोर कर लोगे, इस वजह से झेलम में पानी कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि बहाव कम हो जाएगा, तो आप ये नहीं बना सकते। हालांकि 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने भारत को इस परियोजना को जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके लिए कुछ एक लिमिट्स भी सेट कर दी कि ज़्यादा आप पानी इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। और फाइनली 2007 में ये शुरू हुआ और 2018 में पूरा हो गया। इसके अलावा एक है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनना था, चेनाब नदी के ऊपर। इस पे भी पाकिस्तान ने दावा किया कि अगर आप चेनाब पे बांध बनाते हो तो इससे पानी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, चेनाब का मतलब उसका प्रवाह कम हो जाएगा, बहाव कम हो जाएगा, और हमारी कृषि और जो जल विद्युत हम बना रहे हैं, पानी की बिजली बना रहे हैं, उसमें दिक्कत आ जाएगी। वर्तमान स्थिति ये है कि ये अभी तक निर्माणाधीन है, यानी कि अभी तक ये बन रहा है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2026 में इसको पूरा होना था, लेकिन अभी भी इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो समझौता आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि पानी का बहाव कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का और कोई बड़ा स्रोत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब ये ट्रीटी बनाई गई, जब ये समझौता किया गया, तो उस दौरान पीआईसी का गठन किया गया, परमानेंट इंडस कमीशन, जिसको आप सिंधु आयोग के नाम से भी जानते हो। ये क्या है? इसमें भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों और अधिकारियों की एक टीम होती है जो साल में एक बार ज़रूर मिलती है। इनका काम ये है कि नदी का जो वर्तमान डेटा है, यानी कि पानी का स्तर कितना है, इस पे बनने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ये सारा डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है, स्पेशली भारत को करना होता है। और फाइनली झगड़े जब होते हैं तो झगड़ों को शुरुआत में सुलझाने का काम पीआईसी का है। ये बात ज़्यादा बड़ी ना हो और आपस में ही सॉल्यूशन निकल जाए, तो इसके लिए पीआईसी काम करती है। मान लीजिए कि कोई बड़ा झगड़ा हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो इसके कुछ एक स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो दोनों देशों की सरकार आपस में मिलकर बातचीत कर सकती है, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से ही कोई आ गया तो उसने बीच में आकर के पूरा सॉल्यूशन निकाला। और आखिरी जो स्टेप है वो है कोर्ट, जो कि नीदरलैंड के अंदर मौजूद है, वही फैसला करता है। तो फाइनली ये जो सारी दिक्कतें होती हैं, इन सब का फैसला कहाँ होता है? नीदरलैंड के हैग कोर्ट के अंदर। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सिंधु जल समझौता क्या है। अब हम वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 22 अप्रैल 2025 को भारत के कश्मीर में पहलगांव में एक हमला हुआ, जिसमें लगभग 30 लोगों की जान चली गई। ये सारे के सारे टूरिस्ट थे जो कि कश्मीर घूमने आए थे, और यहाँ पे इनके ऊपर गोलीबारी हो गई, हमला हो गया, और बहुत ही आम लोग थे, इन लोगों को बेमतलब में मारा गया है। ये जो पूरी घटना है, इसकी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसी घटना के चलते भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। तो ये है आज की वर्तमान स्थिति। अब आगे जाके ये जो मामला है, जाहिर सी बात है कोर्ट में जाएगा। उसका कारण ये है कि ये दोनों देश फिलहाल तो बात नहीं करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ही इसका निपटारा करेगा कि आगे इसका क्या होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सिंधु जल समझौता समझ आ गया होगा, और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।